हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इस भाग की शुरुआत हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से करते हैं। आपने क्लास 9 में ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रखा है। यह 1789 में शुरू होता है और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है यह दुनिया के सबसे महान क्रांतियों में से एक है। इसने मोनार्कियल सिस्टम को चैलेंज किया, राजशाही को चैलेंज किया और इस रिवॉल्यूशन के बाद से फ्रांस में जो राजशाही है उसके ऊपर जो है एक अंकुश लग जाता है। राजा जो लुई 16 था उसकी उसको फांसी दे दिया जाता है और जो है एक लोकतंत्र की शुरुआत होती है। भले ही वह लोकतंत्र जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, उसका जो है समाप्ति हो जाती है, लेकिन यह जो है नेशनलिज्म की शुरुआत मानी जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अब बच्चे एक बात ध्यान देंगे, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि नेशनलिज्म की जो शुरुआत है वो 19th सेंचुरी में यूरोप में हुआ था। उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन ये है कि एक्चुअली नेशनलिज्म की शुरुआत जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 को माना जाता है। तो 1789 जो है 18वीं शताब्दी है। तो आप उसमें एक करेक्शन ये कर लेंगे कि नेशनलिज्म की शुरुआत जो है एक्चुअली में वो 18th सेंचुरी में होती है। 19th सेंचुरी में भले ही वह जो है अपने पीक पे पहुंच जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा आपका ये जो करेक्शन है वो हो गया होगा। अब देखते हैं कि वैसे कौन से फीचर्स थे जो नेशनलिज्म को बढ़ाया, क्रिएट किया। तो आपको पता है कि फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की था। कब तक? 1789 तक एब्सोल्यूट मोनार्की, डैट मीन्स कि निरंकुश राजतंत्र, उस पर कोई अंकुश नहीं था। राजा की जो इच्छा होती थी वही होता था। और जो लुई 16 था वो बर्बन राजवंश का था। अब देखते हैं यहाँ पे कि रिवॉल्यूशन जो है ये ट्रांसफ़र कर देता है सोवर्निटी को मोनार्क से फ्रेंच पीपल के पास। कैसे समझते हैं? यहाँ पे एक टर्म है सोवर्निटी। सोवर्निटी को आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो राजा के पास शासन करने की जो शक्ति थी यही सोवर्निटी है। मतलब शासन करने की शक्ति जो राजा के पास थी वो ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? फ्रेंच पीपल के पास। डैट मीन्स कि अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक नेशनल असेंबली आ जाती है और एक्टिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहले जो था वो स्टेट जनरल था और स्टेट जनरल में आप देखें पढ़े थे क्लास 9 में कि 3 स्टेट में लोग बटे हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वोट नहीं दे सकते थे। इसका मतलब था कि वो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, उन्हीं के अनुसार जो है कुछ भी फैसला लिया जा सकता था और ये जो है मोनार्क को ही सपोर्ट करता था। तो इसलिए कहा गया है कि जो मोनार्क था उसकी शक्ति, उसकी जो सॉवरनिटी थी वो समाप्त हो गया और फ्रेंच पीपल जो नेशनल असेंबली चुना गया। नेशनल असेंबली में आपने एक्टिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो एक्टिव सिटीजन को वोट देने का राइट था। डैट मीन्स कि लोकतंत्र की शुरुआत हुई यूरोप में उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक जो है आइडिया ऑफ ला पैट्री दैट मीन्स फादरलैंड, और जो है ली सिटोयन नागरिक। अब इसको समझते हैं थोड़ा। ये देखो ला पैट्री है, ये फादरलैंड इसको कहते हैं। हम इसको भारत से थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा। भारत को हम क्या मानते हैं? मातृभूमि, माता मानते हैं। तो माँ हम इसलिए मानते हैं कि हमें जो है एकता का जो है भावना हो, हम एक ही माँ के संतान हैं। उसी तरह से फादरहुड जो है, आइडिया ऑफ फादरहुड जो है फ्रेंच पीपल में डेवलप हुआ, वो एक ही पिता के संतान या अपने देश को पिता के तुल्य मानना शुरू कर दिए। सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। सिटीजन कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि सिटीजन्स जो है नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। डैट मीन्स उनको जो है कुछ अधिकार मिल गया, समानता का अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। तो ये जो है सिटीजन का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रांस ने एक नए कलर का जो है एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया था, जिसमें मैं कलर याद दिलवा दूं आपको, ब्लू, रेड और वाइट था। तो कहने का मतलब ये जो फ्लैग है, ये सॉन्ग है, ये जो एक्टिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट है या ला पैट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है यूनिटी के भावना को बढ़ाता है। नेशनलिज्म के प्रतीक चिन्ह मान सकते हो इसको, और नेशनलिज्म को बढ़ाता है। अब जो है पहले का जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा के ट्राई कलर फ्लैग जो है लाया गया। स्टेट जनरल जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे वो बनाया गया, और ये जो है सिटीजन्स के द्वारा क्या किया गया था? एक्टिव सिटीजन के द्वारा जो है स्टेट जनरल का चुनाव अब होने लगा था। पहले वो एक्टिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वहाँ पे जो है क्लर्जी और नोबिलिटी ही बस सब कुछ करते थे। और जो है जनरल स्टेट जो जनरल था उसका नाम अब नेशनल असेंबली
कर दिया गया। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया जाता है और जो है उस तरह से काम करता है, मोनार्की को एबॉलिस्ट कर दिया जाता है। अब देखो कुछ और भी अच्छे सुधार किए गए, इंटरनल कस्टम ड्यूज जो है एबॉलिस्ट कर दिया गया। डैट मीन्स कि एक क्षेत्र से, फ्रांस के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब व्यापार वगैरह लोग करने जाते थे तो उनको जो है कुछ टैक्सेस लगते थे, कस्टम ड्यूज लगते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। तो एक क्या हुआ, एक देश में एक जैसा कानून है तो लोकल जो टैक्सेस वगैरह थे उसको समाप्त कर दिया गया, एक यूनिफाइड सिस्टम अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का जो है वो भी शुरुआत हो, चूंकि एक देश है तो एक जैसा जो है सिस्टम होना चाहिए, वेट का हो या मेजरमेंट का हो, चूंकि उससे एकता की भावना है। और जो है लैंग्वेज के ऊपर भी काम किया गया कि लैंग्वेज क्या कर दिया गया, फ्रेंच जो है लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया। बहुत सारे के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे उनके जगह पर अब सिंगल ओनली वन लैंग्वेज जो है फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ओके, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि भाई ये फिर तब नेशनलिज्म को कैसे स्प्रेड किया, क्या नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद को कैसे ये प्रमोट किया। तो जो भी लोग जो है नेशनलिज्म को प्रमोट किए, नेशनल असेंबली की जब स्थापना होती है तो उसने एक जो है पूरे यूरोप में उसने क्या किया कि ये जो नेशनलिज्म की भावना है उसको बढ़ाने का, प्रोपेगेट करने का उन्होंने काम किया। तो डैट मीन्स जो रिवोल्यूशनरीज थे फ्रेंच सोसाइटी में, वो क्या उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो मिशन है जो पूरे यूरोप को हमें जो है डेस्पोटिज्म से उन्मुक्त मतलब समाप्त करना है, डेस्पोटिज्म से हमें समाप्ति करनी है। डेस्पोटिज्म जो है वो निरंकुशता जो है, जहाँ भी निरंकुश शासक थे उनको हटाना है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स और अदर जो मेंबर्स हैं एजुकेटेड, उस समय क्या हमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी में जो है मिडिल क्लास इमर्ज किया था, जो मध्य क्लास बिजनेस वगैरह व्यापार करके जो है मिडिल क्लास इमर्ज हुए थे, वो पहले पढ़ते नहीं थे लेकिन अब वो पढ़ना शुरू किया, उनके पास पैसे आए तो वो जो है एजुकेटेड थे, वो कॉन्शियस थे। और ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ नया, ये जो मिडिल क्लास था वही जो है बेरा लिया फ्रेंच पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, जैकोबिन्स क्लब जो है बनाना शुरू किया। ओके, अब जो है जैकोबिन्स क्लब एक तरह से समझ लीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी था। और आपको पता है कि नेशनल असेंबली के बाद जो है जैकोबिन्स क्लब सत्ता में आता है, जिसका जो लीडर है वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर होता है। अब जो है फ्रेंच आर्मीज को यूरोप के दूसरे देशों में भेजा गया, लाइक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। क्यों? क्योंकि उन्हें भी जो है लिबरेट करना था, उन्हें भी स्वतंत्रता के बारे में बताना था। अब इन्हीं जो है परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच में जो डेमोक्रेसी आया, अब इस डेमोक्रेसी का जो विनाशक था, जो विनाश किया वो नेपोलियन था। कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नेपोलियन की थोड़ी कहानी हम लोग समझते हैं, क्योंकि बुक्स में नहीं रहता है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसलिए समझते हैं पहले नेपोलियन की कहानी को। नेपोलियन जो है का जन्म 1769 को हुआ था। अब जो है इसका जो जन्म है वो कोर्सिका द्वीप में हुआ था, और कोर्सिका द्वीप जो है फ्रांस का ही हिस्सा था। और उसके बाद क्या होता है कि उसने अपने कैरियर की शुरुआत एक फौजी या सैनिक के रूप में किया था। और जो है 1799 में ये जो है ना, 1799 से 1815 तक जो है वो शासक रहा था फ्रांस का। तो 1799 में क्या होता है कि आपको एक बार मैं रिकॉल करवा दूं कि फ्रांस में सबसे पहले मोनार्क था, मोनार्क के बाद जो है सो नेशनल असेंबली आया जिसमें एक्टिव और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद फिर जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। उसके बाद क्या होता है कि जैकोबिन क्लब भी सत्ता से बेदखल हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है वो बहुत ही कह सकते हो हार्ड स्टेप्स उठाए थे, तो बाद में चल के उसको भी फांसी दे दी जाती है। और फिर डायरेक्टरी रूल आता है। डायरेक्टरी रूल में क्या होता है कि 5 मेंबर्स जो है उसके फ्रांस के शासन को देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है डायरेक्टरी रूल के बाद फिर नेपोलियन का उदय होता है, क्योंकि उसी में नेपोलियन क्या करता है, डायरेक्ट पहले तो वो फर्स्ट काउंसिल बनता है, क्योंकि उसमें 5 मेंबर्स थे डायरेक्टरी में, फिर उसके बाद वो काउंसिल में चेंज होता है। तो पहले जो है नेपोलियन कौंसल बनता है और उसके बाद फिर वो फर्स्ट कौंसल बन जाता है। डैट मीन्स कि फर्स्ट कौंसल ही जो है सबसे अधिक पावरफुल होता था फ्रांस में। उसके बाद जो है फर्स्ट कौंसल के बाद वो अपने आप को जो है क्या करता है, 1804 में फ्रांस का सम्राट बना देता है, अपने आप को घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये जो है नेपोलियन की कहानी है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि 1804 के बाद वो कैसे काम करता है। अब जो है यहाँ लिखा है कि वो
वास्तविक जो है एब्सोल्यूट पावर ले लेता है 1799 में, और जो है फर्स्ट कॉन्सल बन जाता है। उसने देखो यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी को उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जो डायरेक्टरी रूल था उसको उसने समाप्त कर दिया और खुद अपने सारे पावर जो है अपने अंदर ले लिया। लेकिन डेमोक्रेसी को समाप्त करने के बाद भी जो है उसने कुछ अच्छे काम किए। क्या का अच्छा काम किया कि उसने नेशनलिज्म को डेवलप किया, और जो है नेशनलिज्म को उसने न केवल फ्रांस में डेवलप किया बल्कि जो है पूरे यूरोप में डेवलप करने का काम किया। इवन जर्मनी में भी, इटली में भी जो है उसने यूरोप के दूसरे देशों में भी जो है नेशनलिज्म के भावना को बढ़ाने का काम किया। अब जो है यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे आज के वीडियो का, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ना जाने कितनी बार एग्जामों में आया है, बोर्ड्स एग्जाम, इंटरनल एग्जाम। तो इसके तो 5 मार्क्स में आने आने का चांसेस बहुत अधिक रहता है। आप बिल्कुल इसे अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। नेपोलियन कोड सिंपल शब्दों में लिखा गया है। अब इसने सबसे पहले जो है नेपोलियन कोड या नेपोलियनिक कोड 1804 की जो सबसे फीचर्स है उसकी चर्चा करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेपोलियन ने क्या किया, सबसे पहले लोगों में समानता का कानून लाया, सभी लोग एक जैसे हैं। उसके बाद उसने क्या किया कि जो जन पे आधारित प्रिविलेज था, जो जन पे आधारित विशेषाधिकार था, जैसे किसको विशेषाधिकार मिला था, पादरियों को मिला था, क्लर्जी को, नोबिलिटी को, उसको क्या किया, समाप्त कर दिया, एबोलिस्ट कर दिया। ठीक। उसके बाद उसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया फ्रेंच सिटीजन को, सबको। ठीक है, कि आप जो है अपने मेहनत से प्रॉपर्टी अर्जित कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, राज्य सरकार उसका हड़प नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स थे उसको काफ़ी सिंप्लीफाइड किया, उसको आसान किया, ताकि वो जीवन यापन जो है, वो व्यापार करना हुआ या जो भी है वो अच्छे तरीके से हो सके। उसने नेक्स्ट क्या काम किया, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया। आपको पता है सामंतशाही थी यूरोप में, फ्रांस में खासकर। तो इसमें क्या होता था कि एक राजा था, वो सामंत को नियुक्त कर देता था, और वो सामंत के कुछ अधिकार होता था, वो जनता को तंग करता था। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था वो दमनकारी था किसानों के लिए, आम जन पब्लिक के लिए। तो उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को भी एबोलिस्ट किया, समाप्त किया। और जो है पीजेंट्स को, किसानों को किससे मुक्त कर दिया, सर्फडॉम से मुक्त कर दिया, और मैनोरियल ड्यूज से मुक्त कर दिया। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये सर्फडोम मतलब जैसे गुलामी वगैरह या दास वगैरह जो बना के सर्व गुलाम जो होता है उससे मुक्त कर दिया। और मैनोरियल जो ड्यूज है, दैट मीन्स जो किसानों ने ऋण लिए थे सामंतों वगैरह से, उसको जो है समाप्त कर दिया। रिफॉर्म रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड इन टाउन्स। कारीगर के जो गिल्ड्स होते थे, कारीगर को जो दमन करने वाले गिल्ड्स थे, उस तरह के रेस्ट्रिक्शन को भी उसने रिमूव कर दिया। उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी अच्छा किया। तो आप जो है ये नेपोलियनिक कोड जो अच्छे से समझ गए होंगे, और इसे आप अच्छे से याद भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत बार आ चुका है। अब देखते हैं। ओके, अब जो है हम देखते हैं अपोजिशन ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन जो है फ्रांस में तो उसने हमने देखा कि वो जो है डेमोक्रेसी को तो ख़राब किया, डेमोक्रेसी को तो उसने तहस नहस कर दिया, बट उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स काफ़ी अच्छे लिए। तो शुरू शुरू में जो है नेपोलियंस को बहुत अच्छा माना गया, उसको जो है क्या किया गया, वेलकम किया गया। क्यों वेलकम किया गया, हार्विंगर ऑफ लिबर्टी के तौर पे। डैट मीन्स कि उसको जो है आज़ादी का अग्रदूत माना गया, हार्विंगर माना गया। ठीक है। और उसके बाद जो है लेकिन शीघ्र ही जो है क्या हुआ, वो नेपोलियन जो है, नेपोलियन ऑपरेशर सिद्ध हो गया, डेट मीन्स दमनकारी सिद्ध हो गया। उसने भी जो है एक तानाशाह तो था ही, वो तानाशाही प्रवृत्ति जो है उसके सामने आनी शुरू हो गई। और उसने क्या क्या किया, जिसे जो शुरू में जो उसको वेलकम किया गया, फिर वही लोग उसको नापसंद करने लगे, और नेपोलियन का जो है अंत होता है। फिर तो देखो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कर देता है, सेंसरशिप जो है, सरकार सब चीज़ को अपने कब्जे में रख लेती है। कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर न्यूज़ हो या इस तरह का जो चीज़ है, वो सेंसरशिप के दायरे में चलाता है। वो कुछ भी सरकार के बिना अनुमति के पब्लिश नहीं कर सकता था। मिलिट्री सर्विस, सारे लोगों को मैंडेटरी जो है मिलिट्री सर्विस में ज्वाइन करना था, सैनिक के रूप में अपनी सेवाओं को देना था। तो क्या होता है कि इसके चलते जो हम लोग देखेंगे वाटरलू के युद्ध के बारे में आगे भी, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए वाटरलू के बारे में कि वाटरलू की जो लड़ाई थी 1815 में ईस्वी में हुई थी। और 1815 ईस्वी में ये एक तरफ तो नेपोलियन था, दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी उसको जो है हराया था। अब अगर वाटरलू के बारे में विशेष जानना है तो आप समझ लीजिए कि वाटरलू जो है एक जगह का नाम है, जो आज के समय में
समझ लीजिए आपकी बेल्जियम जो एक कंट्री है वहाँ है, उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ के आसपास है। और जो है इसमें ये फाइनली फाइनली डिफीटेड होता है। तो फाइनली डिफीटेड है, आपने बुक में एक जो है फोटो देखा होगा जिसमें नेपोलियन को जो है डाकिये के रूप में दिखलाया गया है, और उसमें दिखलाया गया है कि राइन लैंड का जो है एक डाकिया अपने टेरिटरी को लूज कर रहा है, अपने भूभाग को लूज कर रहा है। अब देखते हैं, समझते हैं कि ये वाटरलू के युद्ध से पहले एक कहानी मैं थोड़ा और आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। वाटरलू से पहले जो है एक लिप्जिक की लड़ाई हुई थी। ये जो है लाइप्जिग या लिप्जिक दोनों नामों से इसको जाना जाता है। ये 1813 ईस्वी में हुआ था, ये जर्मनी में है। अब देखो यहाँ पे जो लिप्जिक का युद्ध था, इसमें नेपोलियन के विरुद्ध रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और जो है स्वीडन लड़ा था। लगभग वही ताकतें जो वाटरलू के युद्ध में भी था। उसमें वाटरलू में ब्रिटेन भी आ गया था और यहाँ ब्रिटेन नहीं था लिप्जिक की लड़ाई में। और समझ लीजिए आप कि लिप्जिक की जो लड़ाई थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 ईस्वी में हुआ था उससे पहले की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक मानी जाती थी। और 1913 ईस्वी में जो लिप्जिक की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में भी नेपोलियन हार जाता है। और जो है जब वो नेपोलियन 1813 ईस्वी में हुआ था ये, तो 1813 ईस्वी में जब वो हार जाता है तो उसको एल्बा द्वीप भेज दिया जाता है। और एल्बा द्वीप पे जाने के बाद जो है फिर क्या होता है कि अब फ्रांस को एक नए सम्राट की ज़रूरत होती है। तो फ्रांस का जो नया सम्राट है वो लुई 18 को बनाया जाता है। और फिर क्या होता है, लुई 18 अच्छे से शासन नहीं कर पाता रहता है। तो फिर नेपोलियन को पता चल जाता है ये बात। तो नेपोलियन जो है फिर जो है 1815 में वो आ जाता है फ्रांस। और जो है फ्रांस आने के बाद फिर वो सम्राट बन बैठता है लुई 18 को गद्दी से हटाने के बाद। और लेकिन इसकी जो 1815 में वापस आता है एल्बा द्वीप से, तो ये अधिक समय तक सम्राट नहीं बन पाता है, ये मात्र 100 दिन तक ही शासन कर पाता है। और 1815 की लड़ाई में ये वाटरलू में फिर हार जाता है। और इस बार जो है उसको फाइनली डिफीट करके बहुत दूर अटलांटिक महासागर में एक सेंट हेलेना द्वीप था, वहाँ जो है इसको भेज दिया जाता है। और सेंट हेलेना द्वीप में ही जो है 1815 में उसको भेजा जाता है और 1821 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियनी कोड के बारे में पढ़ा। ये नेपोलियनी कोड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, इतना ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे एरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास उभरता है। और फिर हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। तो आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, बहुत जल्द आएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।